चीन ने अभी अभी वैश्विक अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया है। हमारे पास एक टेक्स्ट आया है जिसका ये एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा है। इस टेक्स्ट के हिसाब से चीन अपनी अर्थव्यवस्था में खरबों डॉलर डाल रहा है, मतलब कोविड के बाद से सबसे बड़ी रकम। हाँ। और ये कदम ये हमारे जीवन काल में सोने और चांदी जैसी चीजों की सबसे बड़ी कमी ला सकता है। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ इन दावों को दोहराएंगे नहीं, बल्कि इनकी गहराई में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीन वाकई इतना पैसा छाप रहा है, और अगर हाँ, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है। सही। और ये भी देखेंगे कि ये कहानी सोने के भाव को $10,000 और चांदी को $150 तक कैसे पहुंचाने का दावा करती है, और क्यों दुनिया के कुछ सबसे बड़े पश्चिमी बैंक वो कथित तौर पर एक ऐसे वित्तीय जाल में फंसे हैं जिससे निकलना शायद नामुमकिन हो। बिल्कुल। ये जो टेक्स्ट है, ये एक बहुत ही मजबूत, मतलब लगभग एक तरफा दृष्टिकोण पेश करता है। ये दो बड़ी आर्थिक ताकतों के बीच एक महा टकराव की भविष्यवाणी करता है। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। आज की हमारी चर्चा इसी टेक्स्ट में दिए गए तर्कों, आंकड़ों और चेतावनियों पर ही केंद्रित रहेगी। हम ये देखेंगे कि इस विश्लेषण में चीन की मौद्रिक नीति, कीमती धातुओं का बाजार और एक संभावित कमोडिटी सुपर साइकिल के बीच क्या संबंध बनाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्स्ट के सबसे पहले और सबसे बड़े दावे से, चीन के पैसे की आपूर्ति। इस पूरे विश्लेषण की नींव इसी बात पर है कि चीन अपने इतिहास में कोविड संकट के बाहर सबसे बड़ा मौद्रिक विस्तार कर रहा है। चीन की जो M2 मनी सप्लाई है, यानी अर्थव्यवस्था में मौजूद कुल पैसा, वो अब 48 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा हो गई है। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। जब मैंने ये आंकड़ा पहली बार पढ़ा, मुझे लगा इसमें कोई गलती है। 48 ट्रिलियन डॉलर्स। और इसे समझने के लिए टेक्स्ट एक तुलना देता है। ये जो रकम है, ये अमेरिका की कुल M2 मनी सप्लाई से 2 गुनी से भी ज्यादा है। 2 गुनी से भी ज्यादा। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये M2 मनी सप्लाई है क्या। सरल शब्दों में आप सोचिए कि ये किसी देश का कुल खर्च करने योग्य पैसा है। अच्छा। इसमें आपकी जेब में रखे नोट, आपके सेविंग्स अकाउंट का पैसा और छोटे मोटे फिक्स्ड डिपॉजिट, वो सब शामिल है। ये मतलब अर्थव्यवस्था के इंजन में मौजूद तेल की तरह है। और इस टेक्स्ट का तर्क यह है कि चीन इस इंजन में जरूरत से ज्यादा तेल डाल रहा है। पर मेरा सवाल यह है कि ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? क्या ये सिर्फ उनके अपने स्टॉक मार्केट को फुला रहा है? यहीं पर इस विश्लेषण का तर्क दिलचस्प हो जाता है। इसके मुताबिक नहीं। ये पैसा सिर्फ चीन के घरेलू शेयर बाजार में नहीं रह रहा है। लेखक एक बांध की कल्पना करने को कहता है जिसमें दरारें पड़ गई हैं और पानी हर जगह से रिस रहा है। ये जो तरलता है, ये लिक्विडिटी, ये चीन की सीमाओं को पार करके वैश्विक बाजार में फैल रही है। तो ये रिसना कैसा दिखता है? मतलब क्या चीनी निवेशक अमेरिकी स्टॉक खरीद रहे हैं? उससे भी कहीं ज्यादा बुनियादी। इस विश्लेषण के हिसाब से ये पैसा, ये वास्तविक अर्थव्यवस्था में लीक हो रहा है और खास तौर पर सोने और चांदी जैसी ठोस संपत्ति, यानी हार्ड एसेट्स। अच्छा। और तांबा, निकल जैसी कमोडिटीज में जा रहा है। अच्छा। इस नजरिए से देखें तो चीन असल में नकली कागजी पैसा छापकर असली संसाधन सुरक्षित कर रहा है। मतलब अपनी कागजी दौलत को असली भौतिक दौलत में बदल रहे हैं। हाँ, वो जानबूझकर अपनी मुद्रा युआन का मूल्य कम कर रहे हैं ताकि वो उन चीजों को खरीद सकें जिनका मूल्य समय के साथ कम नहीं होता बल्कि बढ़ सकता है। ये एक सोची समझी रणनीति लगती है। लेकिन क्या अपनी ही मुद्रा का मूल्य कम करने से उनके अपने देश में महंगाई का खतरा नहीं बढ़ता? ये तो अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा लग सकता है। ये बहुत ही जायज सवाल है। और हाँ, पारंपरिक आर्थिक सिद्धांत तो यही कहता है। लेकिन इस टेक्स्ट का तर्क ये है कि चीन एक लंबा खेल खेल रहा है। लंबा खेल? शायद वे ये मानकर चल रहे हैं कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था बदल रही है और भविष्य में जिसके पास सबसे ज्यादा सोना, चांदी, तेल और तांबा होगा वही असली ताकतवर होगा, ना कि वो जिसके पास सिर्फ कागजी मुद्रा का भंडार हो। बिल्कुल। ये एक तरह से डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने की तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो चीन एक तरफ से पैसे का बांध खोल रहा है और ये पैसा सोने, चांदी जैसी ठोस चीजों के समंदर में जा रहा है। ये तो कहानी का एक हिस्सा हुआ। मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इस खेल में दूसरा खिलाड़ी कौन है? क्या कोई इसके विपरीत दांव लगा रहा है? और यहीं पर यह विश्लेषण सचमुच एक चौंकाने वाला मोड़ लेता है। टेक्स्ट के अनुसार दूसरा खिलाड़ी कोई छोटा मोटा निवेशक नहीं। कौन है? बल्कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े वित्तीय संस्थान है
जैसे बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी बैंक। ओके। और वे चीन के ठीक उल्टा काम कर रहे हैं। वे चांदी की कीमत गिरने पर एक बहुत बड़ा दांव लगाकर बैठे हैं। कितना बड़ा दांव? आंकड़े वाकई होश उड़ाने वाले हैं। टेक्स्ट में दिए गए अनुमानों के हिसाब से इन बैंकों की संयुक्त नेट शॉर्ट पोजीशन 4.4 अरब ऑन्स चांदी की है। 1 मिनट, 4.4 अरब ऑन्स। हाँ, अब 1 मिनट के लिए इस आंकड़े पर रुकते हैं। दुनिया भर की खदानों से चांदी की सालाना आपूर्ति सिर्फ 800 मिलियन यानी 80 करोड़ ऑन्स है। रुकिए, इसका मतलब है कि इन बैंकों ने पूरी दुनिया में एक साल में जितनी चांदी निकलती है उसके 5.5 गुना से भी ज्यादा पर कीमत गिरने का दांव लगाया है। सही। ये कैसे संभव है? क्या इसका मतलब ये है कि कागज पर इतनी चांदी बेची जा चुकी है जो असल में है ही नहीं? बिल्कुल, आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। यही इस तर्क का केंद्र है। तो ये सब कागज पर हो रहा है? हाँ, शॉर्ट पोजीशन का मतलब है कि आप किसी संपत्ति की कीमत गिरने पर दांव लगा रहे हैं। इन बैंकों ने जो किया है वो कागजी या डेरिवेटिव बाजार में किया है। उन्होंने वायदा किया है कि वे भविष्य में एक निश्चित कीमत पर चांदी देंगे जो उनके पास है ही नहीं। लेकिन ये तो बहुत बड़ा और साफ साफ दिखने वाला जोखिम लगता है। इतने बड़े स्मार्ट बैंक ऐसा क्यों करेंगे? निश्चित रूप से, और एक संतुलित दृष्टिकोण के लिए ये समझना जरूरी है। एक तर्क ये हो सकता है कि ये पोजीशंस हेजिंग का हिस्सा है। हेजिंग यानी हो सकता है कि उन्होंने कहीं और निवेश कर रखा हो जहां चांदी की कीमत बढ़ने से उन्हें फायदा हो, और इस शॉर्ट पोजीशन से वे उस निवेश के जोखिम को कम कर रहे हों। अच्छा। दूसरा तर्क ये हो सकता है कि ये बैंक एक बड़ी वैश्विक मंदी की उम्मीद कर रहे हैं। अगर मंदी आती है तो फैक्ट्रियां बंद होंगी, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उत्पादन घटेगा, जिससे चांदी की औद्योगिक मांग में भारी गिरावट आएगी। हाँ, और कीमतें स्वाभाविक रूप से गिरेंगी। इस टेक्स्ट का लेखक इन संभावनाओं पर ध्यान नहीं देता, पर यह जानना जरूरी है। तो मतलब ये एक क्लासिक टकराव का मामला है। टेक्स्ट इसे एक क्लासिक मैक्रो टकराव कहता है। ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है। हाँ, जहां दो विशाल ताकतें एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं और टक्कर होना तय है। एक तरफ चीन है जो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करके असली चांदी खरीद रहा है, जिससे कीमतें ऊपर जानी चाहिए। और दूसरी तरफ पश्चिमी संस्थान है जो ऐसी पोजीशंस पर बैठे हैं जिन्हें कवर नहीं किया जा सकता, और वे कीमतें गिरने पर दांव लगा रहे हैं। और इस टकराव का नतीजा लेखक के अनुसार एक विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकता है। बिल्कुल। सोचिए क्या होगा अगर चीन की औद्योगिक मांग और उनके मौद्रिक विस्तार के कारण चांदी की कीमतें गिरने की बजाय बढ़ने लगती हैं। तो इन बैंकों को अपनी शॉर्ट पोजीशंस पर भारी नुकसान होने लगेगा। बहुत भारी। और जब नुकसान एक सीमा से ज्यादा हो जाता है तब मार्जिन कॉल की नौबत आती है ना। टेक्स्ट में इसे नर्क से आया मार्जिन कॉल कहा गया है। हाँ, मार्जिन कॉल फ्रॉम हेल। ये सिर्फ एक बड़ा नुकसान है या उससे कुछ ज्यादा? ये उससे कहीं ज्यादा है। एक सामान्य मार्जिन कॉल एक फोन कॉल की तरह है जो कहता है आपका दांव गलत जा रहा है और पैसा जमा कीजिए। लेकिन नर्क से आया मार्जिन कॉल एक ऐसी स्थिति है जहां फोन कॉल कहता है आप बहुत ज्यादा पैसा हार चुके हैं और अगर आप अभी तुरंत और पैसा नहीं डालते तो हम आपकी पोजीशन को जबरदस्ती बंद कर देंगे, चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो। हाँ, और जब ये कॉल 4.4 अरब ऑन्स चांदी के लिए आता है जो बाजार में खरीदने के लिए मौजूद ही नहीं है, तो ये पूरे वित्तीय सिस्टम के लिए एक खतरनाक स्थिति बन जाती है। और यहीं से शॉर्ट स्क्वीज की कहानी शुरू होती है। हमने ये शब्द गेम स्टॉप के समय बहुत सुना था। क्या ये वैसा ही कुछ है? हाँ, लेकिन ये उससे कई गुना बड़े पैमाने पर हो सकता है। ये कुछ म्यूजिकल चेयर्स के खेल जैसा है। म्यूजिकल चेयर्स। जब तक संगीत चल रहा है सब ठीक है, सब कागजी चांदी के टुकड़ों पर नाच रहे हैं, खरीद बिक्री कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन चीन या कोई बड़ा खिलाड़ी संगीत बंद कर देगा और कहेगा अब मुझे असली भौतिक चांदी चाहिए, तो पता चलेगा कि 100 लोगों के लिए सिर्फ 10 कुर्सियां हैं। बिल्कुल। और तब जो भगदड़ मचेगी वही शॉर्ट स्क्वीज है। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लगता है। मैं इसे दुष्चक्र से ज्यादा एक अनियंत्रित फीडबैक लूप कहूंगी। जब शॉर्ट सेलर्स को अपने पोजीशन कवर करने के लिए चांदी खरीदने पर मजबूर किया जाता है तो वे सब एक साथ बाजार में खरीदार बनकर उतरते हैं। इससे मांग अचानक आसमान छू लेती है, जो कीमतों को और तेजी से ऊपर धकेल।